स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर। आज पहली बार आप नई परख के मंच पर आ रहे हैं। आपने मेरे अनुरोध का मान रखा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और नहीं, नई आपने परख डिस्क्राइब आपका किया परिचय देने की कि कोई आवश्यकता नहीं है। नई परख के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि शीतल पी सिंह जी देश के विख्यात पत्रकार हैं, मीडिया टिप्पणीकार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीति की नब्ज़ पर उनकी उँगलियाँ हमेशा रखी रहती हैं। उनका स्वर हमेशा ही धैर्यपूर्ण होता है और गहन और विश्लेषणात्मक होता है। तो शीतल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस माहौल में जिस पृष्ठभूमि में ये चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत ही संगीन किस्म की पृष्ठभूमि है। राहुल जी, गांधी ने लगातार एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 2 बिल्कुल नई बातें कही हैं। उसमें एक बात ये है कि इस देश की चुनाव प्रणाली के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया गया है चुनाव आयोग की साठगांठ से सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान ने। और उससे वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करता रहता है। उस एंटी इनकम्बेंसी को पलटता रहता है। लोग उनके खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में निकलता है। भले ही मार्जिनली निकले, लेकिन निकलता उनके पक्ष में है। एक नई बात उन्होंने ये कही है और उसके उन्होंने प्रमाण हरियाणा चुनाव के संदर्भ में पेश किए। दूसरी नई बात उन्होंने ये कही है कि ये चीज़ जो है वो कोई एक हरियाणा में नहीं हुई है, ये लंबे अरसे से चली आ रही है। तो इस देश के प्रधानमंत्री भी अवैध रूप से अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो चुनाव जीत के नहीं आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी अपनी कुर्सी पे अवैध रूप से बैठे हुए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी पे अवैध रूप से बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है इस देश में। और जब ऐसी स्थिति है, तब फिर लोकतंत्र का भविष्य क्या बचता है? भई, विपक्ष कोई भी आंदोलन करे, कोई भी प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, सरकार कितना भी बुरा काम करती रहे, अर्थव्यवस्था का सरकार कबाड़ा कर दे, कुछ भी करती रहे, विदेश नीति का कबाड़ा कर दे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ध्वस्त हो जाए, स्किल मिनिस्ट्री ध्वस्त हो जाए, भ्रष्टाचार होता रहे, कुछ भी होता रहे। लेकिन सरकार को पक्का सत्तारूढ़ लोगों को पक्का यकीन होता है कि वो जीत के दोबारा सत्ता में आने वाले हैं और वो आते भी हैं। बीच में एक आध चुनाव हार जाते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो चुनाव हार जाते हैं, वो भी योजनाबद्ध तरीके से हारते हैं। उनको जो चुनाव जीतने की जो उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है, उसके बाद उन्हें ये एक तरह का विशेष सुविधा प्राप्त हो गई है कि वो तय करें कि वो कौन-सा चुनाव जीतेंगे, कितना जीतेंगे, कौन-सा चुनाव हारेंगे और क्यों हारेंगे। ये सब पहले से वो तय कर सकते हैं। अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूँकि अभी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है, मामला गर्म हो रहा है, हो सकता है कि बीजेपी रणनीतिकार सोचें कि भाई गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है काफ़ी। इसको ठंडा करने के लिए एक चुनाव हार जाया जाए। ज़रूरी नहीं वो बिहार का ही चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार जाएँगे। जैसे पिछली बार मुझे लगता है कि झारखंड का चुनाव भी वो झारखंड ऐसा लगा मुझे कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने अपनी ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये इस्तेमाल नहीं की। अगर इस्तेमाल करते तो वहाँ भी जीत जाते। उसकी क्या वजह है इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताती है कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत बुरी जगह पहुँच गया है। ऐसे में क्या करना चाहिए विपक्ष को? क्या करना चाहिए हमारे आपके जैसे लोगों को? क्या करना चाहिए उन मतदाताओं को जो इस सरकार को बदलना चाहते हैं? देखिए विपक्ष को क्या करना चाहिए ये तो विपक्ष को मैं छोड़ देता हूँ कि वो तय करे। लेकिन हमें आपको क्या करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। हम इस पर बात करें और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ, उनकी बात सुनें, समावेश करें और लोगों में इस पर बातचीत हो, इसके लिए हम अपना प्रयास करते रहें। हम आप यही कर सकते हैं और इसको ईमानदारी से करते रहें, तो यही हमारा योगदान एक नागरिक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर हो सकता है। एक तो मैं इस पर क्लियर हूँ। दूसरी बात है कि जो आपने बहुत अच्छी बात कही, इसी चुनाव से कुछ संदर्भ ले लेते हैं। जिस दिन बिहार में वोट पड़ रहे थे, पहले चरण के जो पड़े, उसी दिन दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर पूरे पेज का विज्ञापन जिसमें मोदी जी और अन्य का इस चुनाव को में अपने पक्ष में समर्थन मांगने की अपील शामिल थी, वो विज्ञापन वहां उपलब्ध था। इसके पहले हम लोगों ने ये पाया था कि चुनाव आयोग इन सब चीज़ों पर रोक लगा देता था मतदान के दिन आसपास। हम ये जानते हैं कि जब भी चरणों में चुनाव होते हैं, लगभग हर जगह हमने ये पाया है कि एक चरण जहाँ चुनाव हो रहा होता है, उसी से सटी हुई दूसरे चरण की एक सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम लगा हुआ होता है, उस दिन जिस दिन मतदान हो रहा होता है। और पूरे दिन हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो उनके भाषण को दिखाते रहते हैं जिस दिन वोट पड़ रहा होता है। हम चुनाव आयोग को इस पे कभी हस्तक्षेप
हस्तक्षेप करते हुए नहीं पाते। तीसरी चीज, हमने पाया कि वीडियो उपलब्ध है और इसको कोई छुपा भी नहीं रहा है कि हरियाणा से ट्रेन्स चली हैं बिहार के, या बिहार के लिए फ्री ट्रेन्स, जो वहां से लोगों को, मजदूरों को ढो के ला रही हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ने प्रायोजित किया है, हम मोदी जी के कहने पर उनके लिए वोट देने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं, हमको फ्री टिकट मिला हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं, और वो ले जाए गए। हम ये पा रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स स्वयं डाले गए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये कंफर्म कर रहे हैं कि अनेक ऐसे मतदाता, जो सब के सब या तो भाजपा के पदाधिकारी हैं या उनकी विचारधारा के समर्थक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में या दिल्ली में अभी हालिया विधानसभा चुनाव में मतदान किया, और अब वो सब के सब इस समय बिहार में मतदान कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये संख्या जितनी हमारे पास सामने आई है सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी की स्क्रूटनी में, ये है या वो है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। दोनों में से कोई एक संख्या है। एक तो हमारे सामने है, एक राहुल गांधी का सच सामने है। बीच में चूंकि इसका कोई अध्ययन करने का कोई मौका, जांच करने का कोई मौका किसी को मिल नहीं रहा है कि ये किस परिमाण में है। इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब नतीजे तय हैं, और इन तय नतीजों में बिल्कुल ऐसा कैमोफ्लेज हो सकता है, चाहे वो झारखंड के रूप में रहा हो, या कल बिहार के रूप में हमें मिले, या परसों हिमाचल के रूप में मिले, या और अन्य कहीं, जिसे हम ये समझें कि हमारे चुनाव निष्पक्ष हैं, चुनाव आयोग अपना काम करता है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, लेकिन हम उन फैक्ट्स पर न जाएं जो राहुल गांधी के आरोपों के साथ हमारी आंखों के सामने हैं। वो फैक्ट्स बता रहे हैं कि एक ब्राजीलियन चेहरे को, जो ब्राजील में रजिस्टर्ड है एक मॉडल के तौर पर या उसके फोटोग्राफर के तौर पर, उस चेहरे पर हमारी वोटर लिस्ट में 22 वोटर हैं। हम इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं? या तो ये बात झूठ है और या ये बात सच है। झूठ है तो राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सब तैयार किया, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सच है तो फिर ये बहुत बड़ा सच है। सच है तो इसका उपचार क्या है? ये उत्तर कहीं से नहीं आया। तमाम तरह के उत्तर आए जो निरुत्तर करना चाहते हैं, लेकिन इसका उत्तर ही नहीं आया कि भाई इस ब्राजीलियन मॉडल के हमारी वोटर लिस्ट में 22 जगहों पर चित्र कैसे हैं। फिर बिहार में कल के मतदान से आ रहा है कि एक और हरियाणा से वोटर ले जाए जा रहे हैं बिहार में मतदान करने के लिए, दिल्ली से वोटर स्वयं जा रहे हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं बिहार में वोट करने के लिए, महाराष्ट्र से वोटर खुद जा रहे हैं जो बीजेपी से संबंधित बिहार में वोट करने के लिए। दूसरी ओर जो बिहार के लोग बिहार में ही रहते हैं, वहीं जीते खाते मरते हैं, उनके नाम बहुत जगहों पर छांट के दिखाई देते, प्रतीत होते, समझ में आ रहे हैं कि विपक्ष के वोटर हो सकते हैं, वोटर लिस्ट से गायब है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिसमें आपने इतना पैसा खर्च किया और जिसकी उपलब्धि आपकी कुल 3 घुसपैठिए हैं, अलेज्ड घुसपैठिए, आरोपित घुसपैठिए, वो भी अभी प्रूवन है नहीं है, लेकिन कुल 3 है। तो आपने सैकड़ों करोड़ की एक्सरसाइज करने के बाद देश में उस पर एक बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी साख दांव पे लगी हुई है उन्हीं के साथ साथ। ऐसे मामले में कुल 3 घुसपैठिए आपको मिले, लेकिन असंख्य लोग हमें मिल रहे हैं बूथ पर जिनके मत आपकी लिस्ट में नहीं है। तो ये एक्सरसाइज तो, और बाहर के लोगों को हम वोट देते हुए देख रहे हैं। राकेश के सिन्हा साहब का एग्जाम्पल बहुत ही मौजूद है इस समय। राज्यसभा सदस्य थे, एकाएक हमने पाया था उन्हें, और कई बार आपके साथ भी देखा था उन्हें, कि वो टीवी बहसों में होते थे, वहां से वो चर्चित हुए और उसके बाद वो राज्यसभा तक गए। आरएसएस विचारक के तौर पर उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा तो अब बिल्कुल वो बीजेपी के भी हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में शायद इवनिंग में, और उनकी पत्नी वही है। उनकी पत्नी आज भी दिल्ली की वोटर है। हम उन्हें दिल्ली का ही वोटर जानते थे। जनवरी में उन्होंने दिल्ली में वोट दिया, एकाएक वो नमूदार हुए बेगूसराय में और वोट दे के वहां उंगली दिखा रहे थे। और जब इस पर सवाल हुआ तो फिर वो इधर उधर की कहानियां बताने लगे, भावनात्मक रूप से खेलने लगे,
मैं राजनीति को गंदा नहीं समझता था, ये नहीं समझता। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए। आप जो कानून कायदा है, चूंकि वो कानून कायदा मेरे भी सामने, आपके भी पास है, जो चुनाव आयोग की खुद की, कोई वोटर कैसे होगा, अगर 2 जगह का मामला है तो कहाँ का वोटर वो निर्धारित किया जाएगा, उसमें दिया हुआ है कि आप जहां रहते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहीं का पता आपका माना जाएगा, ये लिखा हुआ उसमें। तो वो तो बाकायदा नौकरी करते हैं, वेतन लेते हैं, प्रोफेसर हैं, वहां वोटर थे। कैसे उन्होंने एकाएक बदल लिया और कैसे उसको मान लिया गया चुनाव आयोग द्वारा? और यदि उन्होंने धोखा दिया है इस हमारी प्रणाली को, तो उन पर आपने क्या मुकदमा किया, क्यों नहीं किया? ये सब प्रश्न है, जो इसी तरह के असंख्य प्रश्न जो है अनुत्तरित चल रहे हैं हमारे इस दौर में, जिनका कोई उत्तर नहीं देना चाहता। उसकी जगह सामने वाले पर ही कोई आरोप लगा देता है कि ये ऐसे इस वजह से कह रहे हैं, ये फलानी वजह से कह रहे हैं, ये विपक्षी इसलिए कह रहे हैं, ये फलाने मुद्दे पर बात ही नहीं करता कोई, उससे डाइवर्ट कर देता है। ये एक नई टैक्टिक्स है आजकल बहस की हमारे दौर के विमर्श में, कि आप सवाल मुझसे आम का पूछेंगे, मैं आम के खानदान की बात नहीं करूंगा, इमली पे बहस शुरू कर दूंगा। ठीक कहा आपने। अब इसमें देखिए एक कितनी बड़ी विडंबना है कि जब पहले दौर के मतदान का प्रतिशत सामने आया तो पता चला कि पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और उसमें स्त्रियों का मतदान पुरुषों के मतदान के मुकाबले 7% से अधिक है। अच्छा, बहुत अच्छा है सुनने में। हम तो एक ज़माने में जब मतदान प्रतिशत बढ़ता था, तो सोचते थे कि इस देश के लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ रही है और ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बन रही है। एक लिबरल कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी होने की बजाय एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, भागीदारी वाला लोकतंत्र परवान चढ़ रहा है और इसमें नए जो मतदाता आ रहे हैं, वो स्त्रियाँ हैं, उसके अंदर दलित हैं, उसके अंदर अल्पसंख्यक हैं, उसके अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग लोकतंत्र में भागीदारी, तो खुशी होती थी इसकी। अब खुशी होने की बजाय जो है थोड़ा डर सा लगने लगा है। जैसे कि भई बिहार में जब मतदान प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है मतदान प्रतिशत, लेकिन हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों सच्चे मतदाताओं को जो कि डिजिटल पर्चियाँ लेके पोलिंग बूथ पे पहुँचे थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। हम सब लोग इस बात के गवाह हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिपों की कितनी कितनी भरमार है, मतलब यानी कितनी शिकायतें हैं इस तरह की। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जो असली मतदाता है उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब आपने सूचना दी है कि हरियाणा से ट्रेनें भर-भर के जा रही हैं बिहार में वोट डालने के लिए, दिल्ली से लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए, बंबई से लोगों को बुलाया गया है वोट डालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रलाइज़्ड टीम है बीजेपी की फर्जीवाड़ा करने वाली, उसको निर्देशित कर दिया गया है कि बिहार का चुनाव ज़रूर जीतना है। वो जो चुनाव हार सकते हैं, जो चुनाव हारने का निर्णय ले सकते हैं, वो बिहार का चुनाव तो निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। जी। एक्चुअली बिहार में 2 चुनाव हो रहे हैं। हुँ, एक चुनाव तो हो रहा है जो विपक्ष से एनडीए लड़ रहा है, हुँ, महागठबंधन और एनडीए के बीच। एक चुनाव उसके अतिरिक्त हो रहा है। वो चुनाव है कि नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करके बीजेपी वहां सत्तावान स्वयं होना चाहती है। जैसा शिवसेना के साथ करके वो महाराष्ट्र में हुई, हुँ, जैसा वो अन्य लोगों के साथ करके कई अन्य राज्यों में हुई है, हुँ, वो एक स्थिति वो लाना चाहते हैं। वो स्थिति लाने के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार की सीटें या तो जितनी है उतनी रहे या उससे कम हो जाए, ऐसा। और बीजेपी की सीटें, उनका स्ट्राइक रेट जो पहले ही बहुत अच्छा था, और अच्छा हो, और वो थोड़ा और करीब हो जाए पूरी गिनती के। लड़ वो 101 सीट रहे हैं तो उतनी गिनती नहीं हो सकती कि अकेले बहुमत पालें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी गिनती इतनी बड़ी हो कि एक तो वो सबसे नंबर 1 पार्टी अगर आ जाते हैं तो गवर्नर को ये राइट होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुला ले वो। तो गवर्नर चूंकि उनके साथ है तो ये सुविधा उनको प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में जदयू वगैरह जैसी पार्टियां जो हैं, अगर उनको संख्या कम होती तो इनको तोड़ देने में उनको मिनट भर लगेगा। उड़ीसा में वो अपना प्रेम दिखा चुके हैं, अन्य जगहों पर जहां जहां ऐसी जरूरत पड़ी उन्होंने अपना काम किया है, तो वो ये काम ऐसा कर देंगे। तो एक ये बातें बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर, और इसके वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो में अब वो ऑथेंटिक मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे पास भी कोई उसकी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन है अवेलेबल, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें चिराग पासवान समस्तीपुर के अपने किसी कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि भाई सांसद तो हमारा था लेकिन हमें ये इन्होंने सीट ही नहीं दी वहां पे।
तो हम हमारे लोगों को कहिए कि वो जदयू को हराएं जहां उनसे संभव हो सके। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब वो गलत है या सही, मैं उस पर नहीं जा रहा। दूसरा वीडियो है जिसमें एक जदयू का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भाई तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। जहां पे एमएलए है वो जदयू का, कह रहा है कि जहां पे तीर नहीं है वहां तीर ही लालटेन है। यानी आपको वहां इसको चिराग पासवान या अन्य की पार्टी को वोट या बीजेपी को नहीं देना है। यही बात वहां के एक बड़े गंभीर और बड़े पत्रकार भेलारी साहब 2 दिन से कह रहे हैं, और अब इसे और अन्य कई लोगों ने भी कहा है कि नीचे ये मैसेज गया है। तो वहां कई चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के बीच बीजेपी को सफलता हासिल करनी है, और एक ये भी देश में और समाज में स्थापित रखना है कि उनका बनाया हुआ जो चुनाव आयोग है, जो एक गलत तरीके से ही बनाया गया है, जिसके लिए एक गलत कानून बना लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भावना के प्रतिकूल है और जो सामान्य न्याय की समझ के प्रतिकूल है कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री किसी चुनाव आयुक्त की अपने चॉइस के हिसाब से नियुक्ति करे। तो अगर ऐसा हमेशा होता रहेगा तो उस पर विश्वास कोई कैसे करेगा? अविश्वास तो डे वन से वहीं से इस कानून के बनने से ही शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 चीजें आ रही हैं, जो चीजें सब शंका को लगातार कंफर्मेशन तक पहुंचा दे रही हैं कि बिल्कुल हमारे चुनावों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो राज्यों के आपने बात चुनाव कही में कि चुनाव में चुनाव हो रहा है, चुनाव के जी, भीतर चुनाव है, तो उसी में जी, एक ये भी पक्ष है जिसका मैं ज़िक्र करूँ, उसके बाद दोबारा लौट के हम लोग अपने मूल विषय पे जाएँगे कि लोकतंत्र का क्या होगा। जी, जो कुर्मी बिरादरी है, जो नीतीश कुमार की बिरादरी है, जी, छोटी है, लेकिन जी, वो निष्ठापूर्वक नीतीश कुमार के साथ है। जी, और जो लवकुश वोट है जी, कुर्मी और कोइरी का वोट है, जो कि यादवों के बाद में दूसरे दबंग पिछड़ी जातियाँ हैं। जी, ये लोग इन लोगों के बीच में भी एक तरह की नाराज़गी है, एक अनमनापन है चिराग पासवान के प्रति। तो जी, चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में खुल के नीतीश कुमार को गिराने की कोशिश की थी। उसका जी, नतीजा हम लोग जानते ही हैं। इस चुनाव में भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, खुद अपने मुँह से वो लोग कह चुके हैं मतलब। जी। तो क्या नीतीश का ये वाला जो वोट है, मैं अति पिछड़ों के वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो नीतीश कुमार को पसंद करता है इसलिए मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कुर्मियों की तरह निष्ठावान नहीं है वो। ये वाला जो वोट है, लवकुश वोट जो है, क्या इसका भाजपा को और चिराग पासवान की तरफ इसके ट्रांसफर में कोई दिक्कतें आएँगी? या ये बहस केवल कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही है ऊपर-ऊपर, नीचे ट्रांसफर ठीक से हो रहा है? देखिए, ये 100% ट्रांसफर तो ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन अगर ये 30%, 25%, 35%, 40% भी ट्रांसफर हो रही होंगी या हुँ, ट्रांसेंड हो रही होंगी, तो ये नतीजों में फेरबदल बिल्कुल कर सकती हैं। हुँ, चूँकि कई चुनावों से लगातार एनडीए में बीच में वो एक समय छोड़ दें, जब वो फिर से आ गए थे लालू जी के साथ नीतीश जी, हुँ, वरना ज़्यादातर समय वो काफ़ी समय से बीजेपी के ही आस-पास हैं। हुँ, तो ये जो उनका लवकुश और अन्य वोटर है, जो भी वोटर समूह है, उसको एक थोड़ी-सी ऐसी समझ बन गई कि मोदी और नीतीश एक साथ हैं। ये कदम-ताल उनमें है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पार्टियाँ जो जाति और इसके आधार पर संगठित होती हैं, उनमें अपने नेता के आदेश के प्रति एक बड़ी अफ़र्मेटिव भावना होती है। और वो भावना निश्चित तौर पर अगर ये स्पष्ट आदेश हैं, तो 30 से 40% तक तो डैमेज बिल्कुल करेगी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शत प्रतिशत नहीं कर सकती। हुँ, ये मेरा अनुभव है। हुँ। तो आपकी बातचीत से ये लगता है कि जो बिहार का चुनाव है, वो खुला हुआ चुनाव है दोनों सिरों से और उसके अंदर वोट बाहर से ट्रेनों में भर के वोट आ रहे हैं, वो भी पड़ रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में जो भी एनडीए के भीतर जो फूट है उसके उससे बहुत सारी चीज़ें कैंसल आउट हो रही होंगी। एक संतुलन बन रहा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अ, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, सारे देश में, मैं बिहार से निकल रहा हूँ मैं, सारे देश में जनाधार है। उसमें सब लोग ये चाहते हैं कि भाजपा फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते। मैं तो मानता हूँ कुछ एक कट्टरपंथी वोटरों को छोड़कर, बाकी वोटर यही चाहता होगा कि भाजपा को चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़के जीतना चाहिए।
ये मानना कि भाजपा को जो 30-31 या 31 से लेके 37% जो वोट मिलते हैं पूरे देश में, ये सारे के सारे लोग भाजपा द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के समर्थक हैं और उससे बहुत गदगदायमान हैं कि भाई अच्छा कर रही है भाजपा। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कुछ अपरिभाषित तरीके से फर्जीवाड़ा करने वाले को नुकसान भी पहुँचाती है। इसका पता बाद में चलता है। देखिए, हमारी समस्या एक दूसरी जो भी हमने सामाजिक समझ हमारे पास दुनिया की है, उससे हमारे यहाँ एक थोड़ी विशेष स्थिति है। हमारे यहाँ हज़ारों साल से ऐसा रहा है कि समाज के एक हिस्से में श्रेष्ठता का भाव है, उसे हमने जातियों में निरूपित कर रखा है और एक दूसरे हिस्से को हमने दास बना रखा था। हमारा प्रोडक्शन सिस्टम इसी तरह से चला और वो काफ़ी समय तक चलता रहा, तो उस तरह की अब कंडीशनिंग है हमारे दिमागों की। तो एक सवर्ण जाति में पैदा हुए व्यक्ति को औसतन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से जैसे हम आप जैसे अभी होके आए बाहर, जैसे ही आप जहाज में बैठते हैं, बाहर पहुँचते हैं विश्व में कहीं, खासकर पश्चिम में, तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं पाते। हमारा स्त्रियों के प्रति व्यवहार, हमारा उनके प्रति व्यवहार जिन्हें हम मनुष्य की जगह निम्न समझते हैं, उनके प्रति हमने अंगीकार कर ली है बहुत सारी चीज़ें ज्यों की त्यों। उसमें उनके साथ किए गए किसी भी कुटिलता को हम कुटिलता जैसा शब्दों में देखते ही नहीं है उसको। हम उसे बहुत नॉर्मली ले लेते हैं। और ये जो चीज़ हो रही है, चूँकि हमारे पास ये डाटा है कि भाजपा को वोट देने वालों में 89% और कई बार उससे भी ज़्यादा प्रतिशत सवर्ण जातियों का है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी इन सवर्ण जातियों का हमारे समाज पर कब्जा है, संसाधनों पर, सिस्टम पर उसका चूंकि कब्जा है, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी गलत चीजों को बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार करा लेने में सफल है। उसका कारक हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो पुरानी कंडीशनिंग है, जिसके तहत हम जब दुलार यादव को लिखते हैं तो उसको हम गुंडा बदमाश लिखते हैं, लेकिन अनंत सिंह को जब हम लिखते हैं तो उसको बाहुबली लिखते हैं। हम उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही करते हैं। हम शहाबुद्दीन को हमेशा, जिसकी जो मरे हुए जिसको वर्षों हो गए, हम उसको लगातार शापित बनाए हुए हैं हमारे सोशल मीडिया और सब जगह पर। आज भी उसकी लाश पे हम पूरे जंगल राज की व्याख्या करते हैं। वो आदमी जीवित भी नहीं है, उसके बेटे पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है, लेकिन हम उसके बेटे को भी कर्स कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी के घर से AK-47 निकली, जिस पे दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, रंगदारी के आरोप हैं, उसी क्षेत्र में कम से कम 7 यादवों की हत्या के आरोप हैं मोकामा में इन लोगों पर। लेकिन आप देखिए कि पूरा स्पेक्ट्रम उसको किस तरह से सेलिब्रेट करता है। सच्चाई यह है कि बिहार में ज्यादातर अपराधी, जो सारे बड़े अपराधी हैं, वो सवर्ण जातियों से निकले हुए। उनको सोसाइटी ने सेलिब्रेट किया है। लेकिन एक मुसलमान सामने आ गया जब शहाबुद्दीन, तो सारा दोष हमने उस पर डाल दिया और जो बचा कुचा था वो लालू यादव के सालों पे डाल दिया, और वो दूसरा जो था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संत थे, लेकिन हमारा जो बंटवारा है सोच समझ का, कि हम किसको दोष के कटघरे में खड़ा करते हैं, किसको अपमानित करते हैं, किसको लांछित करते हैं और किसको सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हमारी ये जो कंडीशनिंग है ये बहुत असर डालती है। और हमारे सारे न्यूज रूम्स इससे, या हमारी ये पूरी सोच समझ जो है, इससे बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। मैं इसको प्रभावित नहीं कहूंगा, ये बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। आप सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पे चले जाइए और आप वहां जब लोग अपनी, चूंकि हमारे यहाँ ये छुपता नहीं है, बहुत से लोग इसको कैमोफ्लेज करते हैं जाति को, लेकिन इसके बावजूद ये छुपता नहीं है, वो मैट्रिमोनियल से लेके हर जगह उपलब्ध है। वो जब बोलना शुरू करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, और आपको बहुत आसान है डाइसेक्ट करना कि ये निश्चित तौर पर इस कम्युनिटी से आ रहे हैं, इसलिए ये इनका आचरण होगा, ये रिजर्वेशन के विरोधी कर मिलेंगे, उसके विरुद्ध में सारे कुतर्क इनके पास होंगे, ये किसी मुस्लिम या ओबीसी या दलित अपराधी को टारगेट करेंगे जब भी आर्गुमेंट में आएंगे, स्त्रियों के प्रति इनकी भावना आधुनिक नहीं होगी, वो तमाम तरह के सामंती उन सब से प्रभावित मिलेगी हमें। बहुत मुश्किल नहीं है, इन सब के कुछ मतलब उन कंडीशनिंग के लक्षण स्पष्ट होते हैं और आप उनको उसी तरह से पाते हैं।
अच्छा, एक एक चीज़, आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न की तरफ मैं जा रहा हूँ। जी, जो राहुल गांधी ने जो पर्दाफ़ाश किया, पहली जी। नज़र में मैं बिल्कुल मुझे ये पक्का यकीन सा लगता है कि वो उनके तथ्य मज़बूत हैं और वो जो बात कह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मैंने कम से कम एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर अपने जीवन में इतनी चिंताजनक बात भारतीय लोकतंत्र के बारे में कभी नहीं सुनी, जो मैंने उस दिन तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी। तो नीतीश कुमार भी तो वो बात सुन रहे होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी तो वो बात सुन रहे होंगे। राहुल गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी तीनों मैंने छुप के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी ना की हैं। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं। अच्छा, तो कोई भी, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे भले ही वो एनडीए में हों, लेकिन जिनका एक समाजवादी इतिहास है, एक लोकतांत्रिक इतिहास भी है, क्षेत्रीय ताकत है चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ी, कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देकर उन लोगों ने अपने आप को, कम्माओं की पार्टी तेलुगु देशम ने अपने आप को स्थापित किया है। और नीतीश कुमार को कुछ भी कहिए, आज भी वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो खुद, उनके मुँह से कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं निकलता है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति में स्वयं कभी भाग नहीं लेते हैं। भले ही भाजपा भाग लेती रहे, लेकिन उससे थोड़ा परहेज भी करते हैं, ये भी एक बात सही है। इसके बावजूद क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बनाकर वोटों को लूट रही है और पूरे के पूरे प्रदेश के वोट को लूट रही है। जब वो हरियाणा में कांग्रेस उसके निशाने पे थी, हैं? लेकिन कभी कोई क्षेत्रीय शक्ति भी निशाने पे होगी। भाई, राहुल गांधी ने एक और क्लिप दिखाया था, केवल नायब सिंह सैनी का क्लिप नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने केरल में भाजपा के एक वाइस प्रेसिडेंट का भी क्लिप क्लिप दिखाया, जो मलयालम में कह रहा था कि मैं जम्मू कश्मीर से वोटर ले आऊंगा जीतने के लिए। तो ऐसा दिन आने वाला है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा चुनाव जीतेगी। तमिलनाडु में डीएमके को हरा देगी भाजपा। केरल में भाजपा चुनाव जीतेगी। केरल में वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले दोनों डेमोक्रेटिक फ्रंट को हरा देगी, क्योंकि उसके पास वोटर हैं जो सारी दुनिया से, हिंदुस्तान से आके उसके पक्ष में वोट डालेंगे और चुनाव आयोग उनको वोट डालने की सुविधाएं प्रदान करेगा। एक फर्जीवाड़ा होगा बड़े पैमाने पर, लोग देखते रह जाएंगे और वो लोग दक्षिण भारत में भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ये सब लोग देख रहे होंगे इस बात को। इनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये कभी आएंगे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे? देखिए, एक लंबे समय से हम लोगों ने जो वैचारिक आधार पर संगठन या वैचारिक आधार पर राजनीति जो थी हमारी, जो आज़ादी की लड़ाई में भी थी, आज़ादी की लड़ाई के बहुत कई दशकों तक उसका प्रभाव रहा। लेकिन फिर वो धुंधला पड़ने लगा और जो आर्थिक संरचना समाज की होती है, आप तो इसके विद्वान हैं, चीज़ों को अल्टीमेटली वो प्रभावित करती है और उसने प्रभाव डालते-डालते हमारे यहाँ ये कंडीशंस कर दी कि विचार की जगह व्यक्ति ने ले ली। अब जो भी हमारे सामने नायक, खलनायक हैं, जिनमें से कुछ का आपने नाम लिया, ये अब किसी विचार के आग्रह में नहीं है, जो इनके पहले इनके पीछे वो सब चीज़ें थी, वो बहुत पीछे छूट गई हैं। अब ये व्यक्ति है, ये निज है और व्यक्ति जब सामने आ जाता है विचार के, तो वो फिर हम जॉर्ज फर्नांडीज़ के रूप में उसे देखते हैं, कि जिसने गुजरात नरसंहार के बाद मोदी जी की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की थी। आप और हम कभी सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सोशलिस्ट लीडर, इतने ज़माने तक रहा हुआ व्यक्ति, वो गुजरात नरसंहार में उसके खलनायक की रक्षा के लिए अपनी पूरी अस्मिता कर, इन लोगों से आप जो है, इन लोगों से कोई उम्मीद कैसे की सकती? अब ये व्यक्ति है, ये कोई विचार नहीं है। ये अपने निज फायदे नुकसान के अनुसार वहां पर है जहां पर है और इनका असल में निज फायदा इनको लगता है। ये जो तिकड़म है, ये तिकड़म जी। जो केवल सत्ता के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि सब लोग केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कुछ रह नहीं गया, मोटे तौर पे सही भी है बात आपकी, तो ये वोट लूटने की तिकड़म तो इन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी ना। उन्हें आज लगता है कि वो इसमें उनके साथ हैं, जो वोट लूट रहे हैं वो हमारे लिए भी लूट के हमको दे देंगे। आपको याद ही होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी बहुत समय तक ऐसा लगा, जब तक वो हुँ, शहीद नहीं हो गए। तो ये भी अपनी-अपनी शहादत के लिए इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं हुँ। और भविष्य इनको उस शहादत के साथ दर्ज करेगा। हो सकता है हम आप इसको देख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। बिहार की नहीं, चुनाव पर भी चर्चा हुई और बिल्कुल। लोकतंत्र की जो स्थिति है, उसके ऊपर हम लोगों ने व्यापक चर्चा भी की
इन विषयों पर हम लोग जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, तो हम लोग फिर से एक नई नज़र डालेंगे। मैं आपको फिर से नई परख के मंच पे आमंत्रित करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कीमती वक़्त में से कुछ समय हमारे लिए भी निकालेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। बात कि आपने इस लायक समझा। जी। नमस्कार। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक सर।